किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वाधवन बंदरगाह का किया शिलान्यास। पीएम ने लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समझौता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड उत्पाद परिषद के बीच करार। उत्तराखंड में 40% होती है जैविक खेती। उत्तराखंड के किसान तेजी से अपना रहे हैं जैविक खेती। उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक में एक अनूठी पहल। यहां के भोजला में सूक्ष्म प्रेरणा लघु उद्योग इकाई में रोजाना 20 महिलाएं करती हैं काम। राष्ट्रीय और राज्य आजीविका मिशन के सहयोग से तैयार हुआ है भोजला। उत्तर प्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए गोष्ठी आयोजित। कृषि वानिकी प्रोत्साहन और बाय बैंक गारंटी के तहत हुआ आयोजन। उद्योगपतियों के साथ साथ किसान और समाज सेवी भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने 1,560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जल मार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर वाधवन बंदरगाह पर है, जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपयों की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने 1,560 करोड़ रुपयों की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने इस मौके पर मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया। इस योजना से रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है।
आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार चिंता में जीता था। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। मछुआरों को दी गई सौगात से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा लगा। लगभग 1560 करोड़ रुपयों की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्देश्य पूरे देश में क्षेत्र की बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कैसे ये मौजूदा सरकार इस वक्त जो है विकास पर ध्यान दे रही है और खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां इससे पहले और उसकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। शीर्षिला, डीडी न्यूज, पालघर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती स्वास्थ्य, मिट्टी और किसानों की आय के लिए वरदान है। नई दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड उत्पाद परिषद के बीच अनुबंध हुआ, जिसमें उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड उत्पाद परिषद के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सामने एक अनुबंध हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सपना धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि अब किसान जैविक खेती में पहले के मुकाबले ज्यादा रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहाँ होता है। जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है, उत्पादन बढ़ता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सुधरता है। उत्तराखंड में जैविक खेती 40% होती है। राज्य के किसान भी तेजी के साथ इस खेती से जुड़ते जा रहे हैं। राज्य के 4 लाख से ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। देश में ऑर्गेनिक खेती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड काम कर रही हैं। ये दोनों संस्थाएं देश में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड स्तर का ऑर्गेनिक सामान बेचेंगी। साथ ही जो किसान कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे, उनकी जैविक खेती से मुनाफे का पैसा उनके खाते में सीधा आएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जैविक उत्पाद भारत ब्रांड से बेचे जाएंगे। अभी कुछ उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में हम हर उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में बेचना शुरू कर देंगे। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में हमने रखा है, अभी कुछ ही उत्पाद है, मगर 2-3 साल में हम लगभग वेजिटेरियन खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो विश्वसनीय भी है क्वालिटी की दृष्टि से और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की दृष्टि से। वो उसका एक एक पाई का मुनाफा हमारे देश के किसान की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया था। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई थी। बजट में कहा गया था कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी और 1000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। इससे देश के अंदर जैविक खेती में तेजी आएगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक में एक अनूठी पहल हुई है।
यहाँ के भोजला में एक छोटी सी इमारत में सक्षम प्रेरणा लघु उद्योग इकाई है, जहाँ रोजाना 20 महिलाएं काम करती हैं। भोजला में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक पहल है, जहाँ महिलाएं एकीकृत बाल विकास योजना से महिलाओं और बच्चों को वितरित किए जाने वाले पोषक आहार तैयार करती हैं। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। झांसी जिले के भोजला में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बानगी है ये सक्षम प्रेरणा लघु उद्योग इकाई को यहाँ के 300 स्वयं सहायता समूह ग्रुप ने तैयार किया है। ग्रुप से जुड़कर समूह की महिलाओं ने हर ग्रुप से 30,000 रुपए इकट्ठा किए और तकरीबन 90 लाख रुपए की राशि से पुष्टाहार उत्पादन इकाई की नींव रखी, जहां मनरेगा से मिले करीब 20 लाख रुपए से उत्पादन के लिए मकान तैयार हुआ, जिसमें उत्पादन से लेकर मैनेजमेंट तक की सभी जिम्मेदारी आधी आबादी के कंधों पर दी गई। शुरुआत बहुत अच्छी है, इससे हम लोगों को एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और महिलाएं जो हैं वो प्रोडक्शन भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है उसमें, तो वो लोग अपना बिजनेस करना भी सीख रही हैं इसी के साथ साथ। और प्लस पौष्टिक आहार, बच्चों को अच्छा क्वालिटी पौष्टिक आहार मिल रहा है उससे। तो इसको स्केल अप करने के लिए जो कमियां आ रही हैं उसमें हम लोग विचार करते रहते हैं कि कैसे हम लोग इनको दूर करें। सक्षम प्रेरणा की उत्पादन क्षमता 5 मीट्रिक टन रोजाना है, जहां 3 शिफ्ट में 20 महिलाएं काम करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं ICDS लाभार्थियों के लिए 6 प्रकार के आहारों का उत्पादन करती हैं। इकाई से कुपोषण दूर करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद मिल रही है। द्रौपदी बताती हैं कि यहाँ से जुड़ने के बाद कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं और घर के हालात भी बदले हैं। आटा बेसन बर्फी, आटा बेसन खिचड़ी वो है 6 से 3 माह के बच्चों के लिए, और गर्भवती महिला के लिए आटा बेसन बर्फी और खिचड़ी है जो है गर्भवती महिलाओं के लिए। जो ऊर्जा युक्त हलवा है वो है कुपोषित बच्चों के लिए। जब से मैंने इसमें काम किया है, जब से हम लोग बहुत खुश हैं। 8,000 हम लोगों को पेमेंट मिलती है, खुद कमाते हैं, खुद सक्षम है। CHR का कॉन्सेप्ट वही है कि हमने समूह की महिलाओं को जोड़ा, उनके पैसे इकट्ठे करें और उनके थ्रू एक ऐसा सेटअप किया कि वही लोग उस राशन को बना रहे हैं और फिर वही डिपार्टमेंट में ICDS में सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ प्रोक्योरिंग बाहर से, हम लोग समूह की महिलाओं के माध्यम से वो चीज़ करा रहे हैं। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के 2 जिले उन्नाव और फतेहपुर से इस पायलट प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, जो विस्तार पाकर राज्य के 43 जिलों में 202 उत्पादन इकाइयों तक पहुंच गई है, जहां 4080 महिलाओं के परिवारों की रोजी रोटी चल रही है और 12 मिलियन ICDS लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंच रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से स्वयं सहायता समूह ने लघु उद्योग का रूप ले लिया है और इसकी जो बानगी है, इसकी मिसाल है ये भोजला का ये पुष्टाहार उत्पादन केंद्र, और जहां की कुपोषित बच्चों के लिए 6 रेसिपी के प्रोडक्ट तैयार होते हैं और इसका फ़ायदा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को होता है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, झांसी। हर राज्य में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां की सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। ऐसे ही प्रदेश के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल प्लान यूपी एग्रीज कार्यक्रम लेकर आई है, जिससे कि किसानों को खास लाभ मिलेगा। विश्व बैंक की सहायता से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सरकार किसानों को विदेश भेजकर नई तकनीक का प्रशिक्षण दिलाएगी और कृषि सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता भी देगी। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार यहाँ के किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसमें कई काम की बातें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग या यूपी एग्रीज। इस योजना का मकसद कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषि से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को विश्व बैंक की मदद से शुरू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमियों को हर तरह की तकनीकी सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करना।
योजना का मकसद है मूंगफली, मिर्च और हरी मटर जैसी फसलों के क्लस्टर और इससे जुड़े उद्योगों के विकास और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। सरकार किसानों को विदेश भेजकर नई तकनीक का प्रशिक्षण दिलाएगी और कृषि सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता भी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 76% जमीन पर खेती होती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हमारे पास 187.70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि है। सिंचित भूमि का कवरेज भी 86% से अधिक है। पिछले 7 वर्षों में कई फसलों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन बुंदेलखंड, पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य के कृषि उत्पादन में 50% योगदान है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का योगदान मात्र 28% है। बुंदेलखंड की जनसंख्या 7% है, लेकिन इसका कृषि उत्पादन में योगदान 5.5% है। सरकार का मकसद योजना में ज्यादा से ज्यादा महिला किसानों को जोड़ने का भी है। करीब 4000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से किसानों, कृषक समूहों, मत्स्य पालकों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी MSME इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में चलाई जाएगी। इससे 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी, जिसमें 30% महिला किसान होंगी। एक लाइन में कहें तो यूपी एग्रिज परियोजना उत्तर प्रदेश को देश के कृषि सेक्टर का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी खेती-बाड़ी में न केवल फायदा होगा, बल्कि कृषि में नए प्रयोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1950 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1500 रुपए पर आ गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 2000 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2500 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर 2750 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 1550 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव 250 रुपए नम होकर 1300 रुपए पर रहे। पंजाब की मोगा मंडी में भी इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव था 8,150 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को उड़द 8,950 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही बलरामपुर मंडी में शुक्रवार को उड़द 9,150 रुपए पर बिकी। गुजरात की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो यहाँ की बक्सरा मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,750 रुपए। दाहोद मंडी में उड़द 7,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजूला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,505 रुपए पर हुए।
बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़कर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में तेज बारिश संभावित इलाकों में किसानों को सलाह है कि वो सोयाबीन, मक्का और उड़द के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों और कपास के खेतों में भी फालतू पानी जमा ना होने दें। मध्य प्रदेश में झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। इन सब्जियों की रोपाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार करें और उभरी हुई क्यारियों में रोपाई करें। बारिश संभावित इलाकों में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ वाले इलाके में किसानों को सलाह है कि वो जितना जल्दी हो सके साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग और उड़द की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पूर्वी विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर और धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पुणे, नासिक, जलगांव और नंदुरबार जिलों में खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, धुले और सतारा जिलों में भी खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान धान, अरहर, मक्का और सोयाबीन के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। मूंग, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की फसल में भी पर्याप्त जल निकासी जरूरी है। इतना ही नहीं, बागानों और सब्जियों के खेतों में भी जल भराव न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 मार्गों मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल पर कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस जघन्य कांड को लेकर देश के जनमानस में भारी गुस्सा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।